Welcome to the online classes of Shri Ram Public School. So dear learners, as you know, we were on the chapter of the French Revolution. So our next topic in this chapter is directory rules in France. So let us see what does this mean and what was its significance in France. So let's have a look over a video. As you know, in the France there was a reign of terror. That was the time period of Maximilian Robespierre. After his death, a committee was set up in France. What was that committee? There was two elected legislative councils. Like in our country, we have two elected legislative council, Lok Sabha and Raj Sabha. That same way, they also had two legislative councils. So as we already know that the Jacobin club gave power only to the wealthier middle class of the society. But after the fall of the Jacobin club, the new constitution introduced a new measure of voting in which non-property section means those people who doesn't have any of the properties, they were not rich, they were also given the right to vote. And so the whole system of the France in which there was the parliament was introduced was divided into the same category. Like we already discussed, there were two legislative councils. Okay, and their head was, who was their head? They like a PM we have in our country. There was a committee as their head. कमेटी मतलब क्या होता है, जिसमें कि बहुत सारे ऑफिशियल मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी ऑफिशियल वर्क को करने के लिए. तो उन्होंने एक कमेटी सेटअप की, ना कि सिंगल पर्सन को हेड पे रखा. ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी वो लोग देख चुके थे कि जब एक सिंगल पर्सन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब हेड था तो वो सारा पावर फिर से अपने हाथों में ले लिया, तो वो कैसे लोगों पे अत्याचार करने लगा था. सेम में इन लोगों ने सोचा कि जब जो पावर है जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, किसी एक सिंगल पर्सन के हैंड में कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा, तो जो है सिंगल पर्सन के हैंड में सारा पावर ना होने की वजह से वो लोगों पे अत्याचार नहीं कर पाएगा. इसलिए एक कमेटी सेटअप हुई. ठीक है, तो इस कमेटी को क्या बोला जाता था? इस कमेटी को बोला जाता था एज अ डायरेक्टरी. ओके, और इसमें जो है कितने लोग होते थे? इसमें जो है 5 मेंबर्स होते थे. इट वॉज एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स. मतलब कि इस डायरेक्टरी में जो काम करने वाले लोग होते थे वो 5 लोग होते थे. ओके, तो ये सारा जो है सब कुछ इसीलिए बना था ताकि पावर जो है कंसंट्रेट ना हो किसी भी एक सिंगल पर्सन के हाथ में. जो फ्रांस के पीपल ने सोचा था कि जो अच्छा होगा, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ था. ये जितने भी लोग थे, ये जितने भी डायरेक्टर्स थे, वो ऑफन क्लैश पे रहते थे, ऑफन लड़ते रहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग से. तो इतनी सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम था फ्रांस के गवर्नमेंट में कि वे दे दी एक मिलिट्री डिक्टेटर को आने के लिए. मतलब कि एक नया रास्ता बना दी कि फिर से एक किंग आके फ्रांस में रूल करे, और उस न्यू किंग का नाम था नेपोलियन बोनापार्टे. सो ये सब चीज़ें कंटिन्यू थी, पर इसके बावजूद जो है जो फ्रांस में जो कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव आइडियाज़ होते थे, जैसे इक्वालिटी की बात, फ्रीडम की बात, फ्रेटर्निटी की बात, भाईचारे की बात, ये सारा जो है वो फ्रांस में हर सेंचुरी में था. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टॉपिक. France abolishes monarchy and becomes a republic, and this we studied how the directory rule came in France, and after that the instability of directory rule gave a way to new king, that was Napoleon Bonaparte. Now let's come to our another topic of today's lecture is did women have a revolution? मतलब कि वुमेन ने फ्रांस में कोई रेवोल्यूशन किया था, और किया था तो उनका क्या रोल था? Let's see a glimpse of it. The women were continuously engaged in fighting for their rights in France. They also wanted the equal voting right, equal living condition like their men, their counterparts in the France. सो फ्रांस में कंटिन्यूसली ये जो चेंजेस हो रहे थे, जो रेवोल्यूशन आ रहा था, उसका बहुत ज़्यादा असर वुमेंस की लाइफ में भी पड़ रहा था, क्योंकि वुमेंस हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं सोसाइटी की. तो जो ज़्यादातर वुमेन थी उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि ज़्यादातर मेन जो है वो फाइट पे चले जाते थे, और बेचारे वुमेन जो हैं वो लंबी लंबी कतारों में खड़ी रहती थी ब्रेड के लिए और बाकी घर की चीज़ों को ख़रीदने के लिए. सो इसमें से जो हायर क्लास होता था वो तो ठीक ठाक लिविंग पे रह लेता था,
फिर जो लोअर क्लास की वुमेन होती थी वो काम करती थी घरों घरों में जाके, कोई टेलर होती थी, कोई वो लॉन्ड्री वाली होती थी, कोई फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट, और कुछ जो है वो दूसरों के घरों में काम भी किया करती थी। जो सिर्फ रिचर क्लास की वुमेन्स थी उनको ही पढ़ने का अधिकार था। हर वुमेन एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और जो लोअर क्लास की वुमेन थी वो जो काम करती थी उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्क का बर्डन हुआ करता था। वो काम के साथ साथ उनको अपनी फैमिली भी संभालनी होती थी, और जो भी वो काम करती थी उनको हमेशा जो है वेजेस वो मेन से कम मिलता था। तो कंटिन्यूसली हिस्ट्री में जो है वुमेन्स भी अपने रेवोल्यूशन के लिए स्ट्रगल करती रहीं। पहले तो वो चुपचाप स्ट्रगल करती थी, पर जब उन्हें लगा कि नहीं अब ज़रूरत है कि हमें कुछ फ्रंटियर पे आके काम करना पड़ेगा, तो वो सामने आई और उन्होंने बहुत सारे अपने क्लब फॉर्म्स किए, वुमेंस क्लब फॉर्म किए डिफरेंट फ्रेंच की सिटीज़ में। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस वुमेन का क्लब था उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये सबसे ज़्यादा फेमस था। और इसको फॉर्म करने वाली वुमेन कौन थी? इसको फॉर्म करने वाली वुमेन जो थी उनका नाम था, हियर एज यू कैन सी, ओलंपस डी गॉर्जेस। सो ये वुमेन जो थी ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस वुमेन थी फ्रांस की हिस्ट्री में, जो अपने बाकी वुमेन्स के राइट्स के लिए लड़ी थी। कई सारी वुमेन जो हैं वो डिफरेंट अपना रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ बनाती थी और अपने हक के लिए लड़ा करती थी। हाउएवर जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में जब फॉर्म हुआ था, जब फ्रांस में पहली बार जो है लुई सिक्सटीन को हटाने के बाद जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1791, उसमें वुमेन को क्या मिला? उसमें उनको सिर्फ और सिर्फ पैसिव सिटीज़न ही बोला गया। उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिले, उनको असेंबली में इलेक्ट होने का भी अधिकार नहीं मिला, और ना ही कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का, मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन पे पोस्टेड होने का अधिकार मिला। और वुमेन को लगता था, और ये बात भी सही थी, कि जब तक उन्हें कोई ऑफिस नहीं मिलेगा, कोई पोस्ट नहीं, अच्छा अधिकारी वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, तब तक वो अपने काउंटर पार्ट्स की, अपनी बाकी वुमेन्स की भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए वो हमेशा से चाहती थी कि उनको ये सारे राइट्स, ये सारे अधिकार जो हैं वो मिले। बट वुमेन की इन बातों को कंटिन्यूसली जो है वो दबाया जा रहा था। इसमें जो कुछ गवर्नमेंट्स आई, जैसे कि जस्ट डायरेक्टली लुई सिक्सटीन के आने के बाद 1791 में तो उनको अधिकार नहीं मिला, पर बीच बीच में जो कुछ गवर्नमेंट्स आए तो वुमेन की कंटिन्यूसली स्ट्रगल के बाद उनको कुछ राइट्स दे दी गए। जैसे कि कुछ स्कूल्स खोल दिए गए जहाँ पे हर क्लास की वुमेन को पढ़ने का अधिकार मिलने लगा। मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से बना दिया गया। पहले जो है पेरेंट्स फोर्सफुली अपनी डॉटर की मैरिज करा देते थे, अब एक कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से बना दिया गया, जिसमें वो चाहे तो फ्रीली एंटर कर सकती थी, रजिस्टर कर सकती थी अपने आप को अंडर द सिविल लॉ, और जब चाहे तो डिवोर्स के थ्रू उससे बाहर निकल सकती थी। डिवोर्स वॉज मेड लीगल। और वुमेन के डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुलने लगे, जहाँ पे वो जॉब्स वगैरह के बारे में ट्रेनिंग लेती थी, आर्टिस्ट बनती थी, या स्मॉल बिजनेस चलाने की ट्रेनिंग लिया करती थी। पर जब रेन ऑफ टेरर आया, जब जैकोबिन क्लब आया, तो ये सारे वुमेन्स क्लब को बैन कर दिया गया और वुमेन को किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज होने से प्रोहिबिट कर दिया गया, मतलब कि मना कर दिया गया। जितनी भी बड़ी बड़ी फ्रांस की लीडर्स थी उन सबको जेल में बंद कर दिया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर में सारे पॉलिटिकल पार्टीज, जो क्लब्स जो वो लोग बनाती थी, उन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। और ओलंपस डी गॉर्जेस, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, उसको पहले तो जेल में डाला गया रेस ड्रो के चार्ज में, और उसके बाद फिर उसको गुलेटिन कर दिया गया, जैसे कि रॉबेस्पियर बाकी अपने एनिमीज़ को करता था। तो हालांकि ओलंपस डी गॉर्जेस मर चुकी थी, पर उनके आइडियाज़ जो थे वो अभी भी फ्रांस में प्रिवेल कर रहे थे, और वुमेन्स को कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रहे थे कि वो अपने वोटिंग राइट्स के लिए, इक्वल वेजेस के लिए लड़े। ये जो फाइट थी ये बहुत ही लंबी चली। नेक्स्ट 200 ईयर्स तक जो है फ्रांस और उसके नेबरिंग कंट्रीज़, इवन बहुत सारी कंट्रीज़ में ये वुमेन्स के इस हक की लड़ाई के बारे में बाकी वुमेन्स को भी पता चला, और वो सब जो है वो अपने इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के लिए लड़ने लगी। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में वुमेन जो है वोटिंग का राइट, वोटिंग का अधिकार पाने के लिए लड़ने लगी। कब? लेट 19th सेंचुरी में और अर्लियर 20th सेंचुरीज़ में।
फाइनली इट वॉज इन ईयर 1946 जब फ्रांस में वुमेन को भी राइट टू वोट मिल गया. फाइनली जो है वुमेन को भी अपना अधिकार मिल गया कि वो वोट कर सके इन द ईयर 1946 इन France. So this was all about our today's lecture, and our next topic is the abolition of the slavery. Dear learners, this is the last second topic of this chapter, and soon we will be completing this whole chapter. So dear student, as you asked me, I kept this lecture short and simple, but don't forget to read your NCERT, and if you have any doubt, do mention it in the comment box, and I assure you that you will get the reply as soon as possible. So at the end, don't forget to like, subscribe, share your own channel Study Journey, and also tap the bell icon below for regular update. So stay home, stay safe. Thank you. Have a good day.